आदाब, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 18 अगस्त 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। ये रही सुर्खियां। ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर खींच दी रेड लाइन, जंग के लिए तैयार। होर्मुज पर ईरान की सख्त शर्त, अब या तो अमेरिका झुकेगा या होगी अजीम जंग। तुर्की की मिलिट्री टीम पहुंची सीरिया, तो कुछ घंटे बाद ही एयरबेस पर इसराइल ने कर दी एयर स्ट्राइक। अर्दोगान को बड़ा मैसेज, रूस पर बड़ा हमला हुआ नाकाम। एक ही रात में यूक्रेन के 791 ड्रोन मार गिराने का दावा। और खार्किव में रूसी मिसाइल हमला, 10 यूक्रेनियों की मौत, भारी तबाही की तस्वीरें आई सामने। शुरुआत करते हैं इस शो की। ईरान नहीं रुकेगा और उसने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर साफ तौर पर एक रेड लाइन, एक लाल लकीर खींच दी है। ईरान की IRGC के डिप्टी चीफ मेजर जनरल मुस्तफा इज़्दी ने कहा है कि दुश्मन की तमाम कोशिशों के बावजूद ईरान अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक तरक्की का सिलसिला जारी रखेगा। इट मीन्स ईरान कह रहा है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम चलता रहेगा, नहीं रुकेगा, चाहे जो कह लो। मुस्तफा इज़्दी ने कहा है कि दुश्मन ने ईरान की न्यूक्लियर इंडस्ट्री को तबाह करने की कोशिश की, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ। 18 अगस्त को सामने आई खबर के मुताबिक मुस्तफा इज़्दी, जो IRGC के बड़े ऑफिशियल हैं, उन्होंने कहा कि दुश्मन ने ईरान में निज़ाम को गिराने, मुल्क को टुकड़ों में बांटने की कोशिश भी की और इन तमाम कोशिशों को नाकामी का सामना करना पड़ा। दोस्तों, ईरान ने एक मर्द की तरह साफ साफ कह दिया है कि ईरान पूरी ताकत के साथ अपने न्यूक्लियर, साइंटिफिक और डेवलपमेंट प्रोग्राम को आगे बढ़ाता रहेगा। यानी ईरान का पैगाम साफ है, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर प्रेशर या हमलों के बावजूद ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। तो फिर सवाल ये है कि ईरान और अमेरिका का समझौता कैसे होगा, क्योंकि ट्रंप की तो पहली शर्त ही ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना है। यानी ये जंग का एक खुला सिग्नल है और ईरान कह चुका है हम जंग के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी अना का सौदा नहीं करेंगे। सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ही नहीं, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर भी ईरान ने सख्त वार्निंग जारी कर दी है और ईरान के इन दोनों मौक़िफ़ से साफ इशारा मिल रहा है कि वो जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है और अमेरिका के किसी दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं। 18 अगस्त की दोपहर को सामने आई खबर के मुताबिक ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर और टॉप नेगोशिएटर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने साफ कहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज उस वक्त तक नहीं खोला जाएगा जब तक अमेरिका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में किए गए अपने वादे पूरे नहीं करता। साफ है, ईरान कह रहा है उसे पूरे करो। ईरान उस MOU से चिपका हुआ है, यानी मुकरे हैं ट्रंप। गालिबाफ के मुताबिक अमेरिका को पहले समंदरी नाकेबंदी हटानी होगी, ईरान के फ्रीज किए गए अरबों डॉलर जारी करने होंगे और ईरान के तेल एक्सपोर्ट पर लगी पाबंदियां हटानी होंगी, तब जाकर होर्मुज खुलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका को तमाम मोर्चों पर धमकियां और फौजी कार्रवाई बंद करनी होगी। इसके अलावा मेमोरेंडम में तय की गई दूसरी शर्तों पर अमल भी करना होगा। दूसरे मोर्चों का मतलब लेबनान और यमन दोनों। गालिबाफ ने साफ अल्फाज में कहा है कि जब तक अमेरिका इन शर्तों को पूरा नहीं करता, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज हरगिज नहीं खोला जाएगा। यानी ईरान ने एक तरफ अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को जारी रखने की रेड लाइन खींच दी है और दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर भी अमेरिका पर अपनी शर्तें रख दी हैं। पैगाम साफ है, ईरान बातचीत के लिए तैयार हो सकता है, लेकिन अमरीकी दबाव में अपनी शर्तें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और दोस्तों, ऐसी सूरत में दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो अमेरिका झुककर ईरान की शर्तें मान ले या फिर एक लंबी और बड़ी जंग छेड़ दे। लेकिन दोनों ही सूरत में अमेरिका को वो नुकसान पहुंचेगा जो उसे अफगानिस्तान में भी नहीं पहुंचा था। इंतज़ार कीजिए, क्योंकि आज के इन दो ऐलानों के बाद कुछ बड़ा होने के इम्कान हैं। एक ऐलान IRGC की तरफ से आया है, दूसरा ऐलान ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर और टॉप नेगोशिएटर जो अमेरिका के साथ बातचीत उनकी तरफ। इट मीन्स कि अब कुछ कहने को नहीं रह गया, न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रहेगा, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नहीं खुलेगा। सुपर पावर के सामने जब ईरान ऐसा डटकर कहता है, तो मुझे लगता है दूसरे मुल्कों को भी ये सीखना चाहिए कि सीधे कैसे खड़ा हुआ जाता है, रीढ़ की हड्डी में दम कैसे दुनिया को दिखाया जाता है। बढ़ते हैं आगे। क्या ईरान को डर है कि इसराइल फिर से जंग भड़काना चाहता है
और अमेरिका के साथ सीज़फायर डील को नाकाम करने की कोशिश कर रहा है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची के ताज़ा बयान से तो कुछ ऐसा ही इशारा मिल रहा है कि तिगड़मबाजी कर रहा है इसराइल। 18 अगस्त को फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने कहा कि इसराइल अमेरिका और ईरान के बीच सीज़फायर समझौते का शुरू से ही सबसे बड़ा मुखालिफ और रुकावट रहा है। अराक्ची के मुताबिक इसराइल ने पहले इस समझौते को होने से रोकने की पूरी कोशिश की और जब समझौता हो गया तो उसे नाकाम करने और लागू होने से रोकने की भी कोशिश करता रहा। अराक्ची ने कहा कि इसराइल अमेरिका ईरान मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अमल की राह में सबसे बड़ी रुकावट था। अराक्ची ने डोनाल्ड ट्रंप के उस पुराने मुतालबे का भी जिक्र किया जिसमें ईरान से बिना किसी शर्त के सरेंडर करने को कहा गया था। कल ट्रंप ने कहा था मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की मुद्दत ख़त्म हो गई और अब सफ़ेद झंडा उठाए ईरान और सरेंडर कर दे। तो अराक्ची ने कहा कि ये मांग पूरी नहीं हुई उनकी, ना कभी होगी, बल्कि ईरान ने अपनी शर्तों पर अमेरिका के साथ बातचीत को आखिरकार सीज़फायर तक पहुंचा दिया है। अराक्ची ने दावा किया कि जंग शुरू होने के कुछ ही वक्त बाद जो लोग ईरान से सरेंडर का मुतालबा कर रहे थे, बाद में वही लोग बातचीत की तरफ आने पर मजबूर हुए। यानी ईरान का मौक़िफ़ साफ है कि इसराइल ईरान में जंग बंद होते हुए नहीं देखना चाहता और अमेरिका के साथ किसी पायदार सीज़फायर की राह में रुकावट डाल रहा है। अब सवाल ये है कि क्या ईरान और अमेरिका दोबारा बातचीत की तरफ बढ़ पाएंगे या इसराइल की मुखालफत एक बार फिर इस पूरी कोशिश को नाकाम कर देगी। इसराइल में इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन में जंग एक बड़ा मुद्दा बन जाती है। सीरिया पर एक बड़ी एयर स्ट्राइक हुई है आज और इस बार निशाना बना है एक मिलिट्री एयरपोर्ट, एक एयर बेस माना जा रहा है। ये एयर स्ट्राइक इसराइल ने की है। अगर इसकी तस्दीक होती है तो ये पिछले साल जुलाई के बाद सीरिया में इसराइल का सबसे गहरा और बड़ा हमला माना जा सकता है। सीरिया ने तो कह दिया है कि इसराइल ने हमला किया है। इसराइल अब तक कबूलने से बच रहा है। 18 अगस्त की सुबह सामने आई खबर के मुताबिक सीरिया के मशरकी इदलिब में मौजूद अबू अल दुहर मिलिट्री एयरपोर्ट पर 4 एयर स्ट्राइक्स की गईं। सीरिया की मीडिया के मुताबिक हमले इसराइली फाइटर जेट्स ने किए और एयरपोर्ट के रनवे और पुराने एयरक्राफ्ट हैंगर्स को निशाना बनाया गया। इस हमले में फ़िलहाल किसी जानी नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। अबू अल दुहर एयरपोर्ट सीरिया तुर्की बॉर्डर से करीब 60 किलोमीटर दूर ही है। यानी यूं करके झांको तो तुर्की नज़र आ जाए और इसे सीरियन एयरफोर्स इस्तेमाल करती है। बताया जा रहा है कि हमले से पहले सीरियन Su-22 फाइटर जेट्स की ट्रेनिंग फ़्लाइट्स की वीडियो सामने आई थी। यानी सुखोई 22 फाइटर जेट्स की ट्रेनिंग हासिल कर रहे थे सीरियन पायलट्स। इसके बाद इसराइल ने इस एयरबेस को निशाना बना दिया। हालांकि इसराइली फ़ौज और सीरियाई हुकूमत की तरफ से अभी तक इस हमले पर कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया। सीरियन मीडिया कह रहा है कि इसराइल ने हमला किया। अगर इसराइल के हमले की तस्दीक होती है तो ये इसलिए भी अहम है क्योंकि अबू अल दुहर एयरबेस का ईरान या हिजबुल्लाह से कोई सीधा ताल्लुक नहीं बताया जा रहा और यहाँ किसी बड़े या अहम हथियार के मौजूद होने की खबर भी नहीं है। इसीलिए एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि इसराइल ने आखिर इस एयरबेस को निशाना क्यों बनाया। तो सुन लीजिए, वजह ख़ास है और तुर्की को सीधा मैसेज है इस हमले के ज़रिए। एक वजह सीरिया में तुर्की के बढ़ते असर और सीरिया की दोबारा फौजी ताकत खड़ी करने की कोशिश को माना जा रहा है। इस हमले से कुछ घंटे पहले तुर्की की एक मिलिट्री टीम एयरपोर्ट पर पहुंची थी ताकि वहां के रनवे की मरम्मत और दोबारा इस्तेमाल की तैयारी शुरू की जा सके। यानी तुर्की सीरिया की मिलिट्री सलाहियत को, उसकी एयरफोर्स को दोबारा खड़ा करने में मदद कर रहा है। और उसी के कुछ घंटे बाद इसराइल ने इसी एयरपोर्ट पर हमला कर दिया। इसीलिए ये हमला सिर्फ सीरिया के खिलाफ एक आम स्ट्राइक नहीं माना जा रहा बल्कि इसे तुर्की के लिए भी एक सीधा पैगाम, एक सीधा मैसेज समझा जा रहा है। ख़ास तौर पर इसलिए क्योंकि सीरिया की नई हुकूमत की फ़ौजी सलाहियत दोबारा मजबूत करने में तुर्की का किरदार लगातार बढ़ रहा है। इसराइल का सीरिया के लिए अलग प्लान है, तुर्की के लिए अलग प्लान है और जब दोनों एक जगह होते हैं तो फिर एयर स्ट्राइक होती है। तुर्की दुश्मन है इसराइल की नज़र में और सीरिया भी दुश्मन है। बाकी जो मार्केट में खबरें चलती हैं उन्हें सुना कीजिए, वो भी सुननी चाहिए। जियोपॉलिटिक्स कुछ अलग होती है। रूस ने यूक्रेन के 791 ड्रोन मार गिराने का दावा किया है और इसे जंग के दौरान यूक्रेन की तरफ से हुए
सबसे बड़े ड्रोन हमलों में से एक हमला बताया जा रहा है। 18 अगस्त को सामने आई खबर के मुताबिक रूस के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि उसके एयर डिफेंस ने पिछली रात 791 यूक्रेनी ड्रोन इंटरसेप्ट करके तबाह कर दिए, यानी करीब 800 ड्रोन हवा में ही मार गिराए। ये तस्वीरें इतवार वाले हमले की, सुनिएगा क्यों पेश की गई। रूस के मुताबिक यूक्रेन अब रूस की सरजमीन के अंदर काफ़ी दूर तक पहुंचने वाले ड्रोन हमलों पर ज़्यादा जोर दे रहा है। ये हमला ऐसे वक्त हुआ है जब 15 और 16 अगस्त की दरमियानी रात 822 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने का रूस ने दावा किया था। तब भी ड्रोन टकराए थे और अब भी ड्रोन टकराए हैं। सारे इंटरसेप्ट कभी नहीं होते। रूस का कहना है कि उस हमले में कई रूसी रीजन और राजधानी मॉस्को के आसपास के इलाके भी ड्रोन की जद में आए थे। यानी लगातार 2 बड़ी रातों में सैकड़ों ड्रोन के हमलों का दावा सामने आने से ये साफ है कि यूक्रेन अब रूस के अंदर दूर तक पहुंचने वाले हमलों को और तेज कर रहा है, जबकि रूस अपने एयर डिफेंस पावर के जरिए इन हमलों को रोकने का दावा कर रहा है। जंग में दावे होते हैं, कंफर्मेशन तो वो जानता है जो नुकसान झेलता है। बढ़ते हैं आगे। यूक्रेन के खार्किव रीजन में रूस के मिसाइल हमले में 10 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 8 लोग जख्मी हुए हैं। 18 अगस्त को सामने आई खबर के मुताबिक खार्किव रीजन के गांव पर रूस का मिसाइल हमला हुआ। रीजन के गवर्नर के मुताबिक हमले में 10 लोगों की मौत हुई, जबकि 8 लोग जख्मी हो गए। हमले में 10 प्राइवेट मकान, 1 कैफ़े, पोस्ट ऑफिस, 1 दुकान और कम से कम 7 गाड़ियां भी तबाह या डैमेज हो गई। ये हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब रूस और यूक्रेन के बीच लंबी दूरी के मिसाइल और ड्रोन हमले लगातार तेज होते जा रहे हैं। ये तस्वीरें 18 अगस्त की दोपहर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने खुद शेयर किए हैं। फ़लस्तीन की खबर भी लेना ज़रूरी है। हमास ने कहा है कि वो गज़ा डील के लिए कमिटेड है। वो अभी गज़ा डील में जो मुआहदा तय हुआ था उसे निभाने के लिए तैयार है। जैरेड कुशनर से उनकी मुलाकात हुई है हमास के डेलीगेशन की। उसके बाद ये बयान सामने आया है, जबकि कुशनर ने, जहाँ तक मैंने पढ़ा और आपको पिछले वीडियो में बताया, तो इसराइल को एक फ्री हैंड दे दिया है कि अगर हमास फिर से हथियार इकट्ठा करे या तुम पर कोई हमला हो जाए तो तुम हमला कर सकते हो गज़ा पर। और गज़ा से इसराइली फ़ौज तब निकलेगी जब एक एक हथियार हमास सौंप देगा। अब देखते हैं हमास किस तरीके से राज़ी है, वो भी हम देखेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अभी भी जहाज़ों पर हमले हो रहे हैं। ये खबर आज आई है कि वेसल स्ट्रक बाय अननोन प्रोजेक्टाइल इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, कैजुअल्टी रिपोर्टेड। कुछ लोग ज़ख्मी हुए हैं, मारे गए हैं या नहीं ये नहीं पता, लेकिन एक जहाज़ फिर से हमले का शिकार हुआ है। उस पर अननोन प्रोजेक्टाइल से, मतलब प्रोजेक्टाइल मीन मिसाइल या ड्रोन जो भी होगा, लेकिन ये नहीं पता है वो किसकी तरफ से आया। ईरान ने हमला किया, फॉल्स फ्लैग हमला था, कुछ नहीं पता है, क्योंकि फॉल्स फ्लैग हमले बहुत हो रहे हैं। तो फ़िलहाल ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जहाज़ जो है वो उसको नुकसान पहुंचा है, उस पर हमला हुआ है और बताया जा रहा है कि इंजन रूम उसका डैमेज हो गया है और क्रू मेंबर्स भी ज़ख्मी हुए हैं। फ़िलहाल उन क्रू मेंबर्स को ओमानी कोस्ट गार्ड ने असिस्ट किया है, उन्हें वहाँ से निकाला है। उस जहाज़ का क्या हाल हुआ है फ़िलहाल नहीं पता, लेकिन जब तक ये खबर लिखी गई कोई इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट नहीं हुआ था समंदर में। इट मीन्स कि कोई तेल नहीं जहाज़ से बहा था और एक्वाटिक लाइफ को वगैरह को, समंदर में रहने वाले जीव जंतुओं को कोई नुकसान पहुंचने वाली अभी खबर नहीं आई थी। लेकिन ये हमले जारी हैं जो ये बताते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में टेंशन और हमले बरकरार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए। आज़ाद बोल इंडिया आप ही का चैनल है, कर लीजिए सब्सक्राइब और देखते रहिए हमारे वीडियोस।